गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.1 के बारे में पढ़ा था। आज है आपके प्रश्नावली 1.2। उससे पहले आपके एक परिमेय है अंक गणित की आधारभूत परिमेय। अंकगणित की आधारभूत परिमेय इस परिमेय के अनुसार यदि किसी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड बिना किसी ध्यान दिए किसी क्रम में आते हैं, गुणनखंड करते हैं। इस परिमेय के अनुसार यदि किसी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड बिना किसी ध्यान दिए किसी क्रम में आते हैं तो हम उसके गुणनखंड कर सकते हैं। इसके बाद में है आपके दो संख्याओं के लसप व मसप में संबंध। इसके अनुसार यदि दो संख्याओं के गुणनफल उन दोनों संख्याओं के लसप व मसप के गुणनफल के बराबर होते हैं। यदि मान लो A इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ए का मतलब प्रथम संख्या, बी का मतलब दूसरी संख्या। यहां पर प्रथम पूर्णांक भी ले सकते हैं और दूसरा पूर्णांक भी ले सकते हैं। तो इसके अनुसार यहां पर तीन फॉर्मूले बनते हैं। जैसे मान लो हमने दो संख्या दी हुई है और एलसीएम दिया हुआ है तो एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, या दो संख्याएं दी हुई है और एचसीएफ दिया हुआ है तो एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर प्रथम संख्या आपको ज्ञात करनी है तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बटा बी। दूसरा फॉर्मूला है बी बराबर एलसीएम इंटू
HCF बट्टा A। अगर दो संख्याओं का गुणनफल और HCF दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर A इंटू बी बट्टा HCF। और अगर HCF निकालना है तो A इंटू बी बट्टा LCM। अब है प्रश्नावली 1.2 और 1.2 का पहला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणन खंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें पहला सवाल है, जैसे 140 के आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, इसमें आपको भाज्यता के नियमों का ध्यान रखना है। इकाई का अंक 0 है तो 2 का भाग देंगे, 2 का भाग दिया तो 70 बार जाएगा, और 2 का भाग दिया तो 35 बार जाएगा। अब देखो 35 में 5 का भी जाता है, 7 का भी जाता है। हम 35 में 5 का भी भाग दे सकते हैं और 7 का भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 5 का दे रहा हूँ। 5 का भाग दिया तो 7 बार और 7 का भाग दिया तो 1 बार, तो ये हो जाएगा 140 को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7। यहां पर कोई घात नहीं है तो हम घात 1 लगा सकते हैं। दूसरा सवाल है 156 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग दिया तो 7 दूनी 14, 1, 8 दूनी 16, और 2 का भाग दिया 3 दूनी 6, 1, 9 दूनी 18। अब देखो 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 के भाज्यता के नियम की जांच करेंगे। 9 और 3 12, तो 3 के पारडे में 12 आता है, तो इसमें 3 का भाग देना है। 3 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा? 13 बार। ठीक है, अब 13 अभाज्य संख्या है, 13 में 13 का ही भाग देना है, कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। दूसरा रूप 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1 इंटू 13 की घात 1। अगला सवाल है आपका तीसरा सवाल 38-25। 38-25 में देखो, पहले अगर हम 5 का भी भाग दे सकते हैं और अब हम 3 की भाज्यता के नियम की जांच भी कर सकते हैं। तो देखो 8 और 10 15 और 3 18। ठीक है, 3 के पारडे में 18 आते हैं, तो हम 3 का भी भाग दे सकते हैं और 5 का भी भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले 3 का भाग देता हूँ। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तीनों साता 21 और तीनों पचा 15। ठीक है, अब
7 और 5 12, 14 और 1 15, और 3 का भाग जाएगा क्योंकि 3 के पहाड़े में 15 आते हैं। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 50, 15। अब देखो 7 और 4 11, यानी हम जोड़ेंगे 11। 3 के पहाड़े में 11 नहीं आते हैं, हम किसका भाग देंगे? 5 का। 5 का भाग दिया, 5 आटा 40, पीछे 2 और 5 25, और 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, पीछे बच गए 3 35, 5 7 33, और लास्ट में 17 है। 17 अभाज्य संख्या है, 17 का भाग दिया तो एक बार। ठीक है, 38 25 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। दूसरा रूप 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 17 की घात, इसको अपन 17 भी लिख सकते हैं, और अगर घात 1 लगाए तो घात भी लगा सकते हैं। अगला सवाल है आपका चौथा, 5005। इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5005। देखो इसमें इकाई का अंक 5 है, 5 का भाग देना है, 5 एकम 5 0 0 और 5 एकम 5। अब देखो यहां पर हमें जांच करनी है कि दूसरी 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या 11 का भाग जा रहा है नहीं है। तो 11 की भाजकता के नियम की जांच करते हैं, 1 0 0 1। ठीक है, इनके ऊपर अंक देंगे 1 2 3 4। 11 की भाजकता का नियम, यदि किसी संख्या के सम व विषम अंकों के योग का अंतर, यदि किसी संख्या के सम व विषम अंकों के योग का अंतर 0 या 11 आता है तो उस संख्या में 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे देखो इसके ऊपर ये जो 1 मैंने लिखा है ये विषम अंक है, 3 लिखा है ये भी विषम अंक है, 2 ये इसका मान 2 है तो इसका मान 0 है। ठीक है, तो सम अंकों का योग, सम अंक 2 का मान 0 और इधर 1, कितना हो जाएगा? 1 विषम अंक 1 प्लस 0 बराबर 1। सम व विषम अंकों के योग का अंतर क्या आना चाहिए? 1 माइनस 1, या तो 0 आएगा या क्या आएगा? 11 आएगा। अंतर या तो क्या आना चाहिए? 0 या 11 आना चाहिए। तो उस संख्या में किसका भाग जाएगा? 11 का भाग जाएगा। अब देखो 11 का भाग देंगे, 11 99, 1 और 11 एकम 11। ठीक है, अब इसमें 13 का भाग कितनी बार जाएगा? 7 बार, और अब अपन 7 का भाग देंगे 1। ठीक है, इसको लिखेंगे अपन 5005। ये हो जाएगा 5 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 7। लिखने देते यार। अगला सवाल है पांचवा, 7429। 7429 इसके अभाज्य गुणनखंड करना है। देखो सबसे पहले 2 का भाग नहीं जाएगा, क्यों कि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 के भाजकता के नियम की जांच करते हैं, तो देखो 7 और 4 11 12 13, 13 और 9 22। 3 के पास कोई संख्या नहीं आ रही है। अच्छा 5 का भी भाग नहीं जाएगा, क्यों कि इकाई का अंक 5 नहीं है। 7 का भाग देते हैं, ठीक है, 7 का भाग देके चेक करते हैं। 7 एकम 7,
सात का भी नहीं जाएगा, ठीक है। जब 7 का नहीं जाएगा, 11 का, कर रहे 11 के हैं नियम की देखिए। देखो, 9 और 4 13 और 7 और 2 9, 11 के भी नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको 13 का भाग देना है, 13 के भाज्यता के नियम की जांच करनी है, 13 का भाग देना है, 7 4 2 9, 13 छक्के 78, 13 चौका 52, 13 पाँच 65, 14 में से 5 गए 9, 2, 13 7 91, पीछे बच गया 1 19। इसका मतलब 13 का भी भाग नहीं जाएगा। 13 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 17। 17 का भाग देके देखते हैं। 17 चौका 68, ठीक है। और 14 में से 8, 2 4 6 और इधर बचेगा 0, उतारा 2, 17 51, 2 में से 1 गया 1 और 6 में से 5 गया 1 और 9। नहीं होगा 17 का सर। भाग 119 में, 17 7 119। इसका मतलब 17 का भाग जा रहा है, 17 का भाग दिया तो ये जाएगा 437 बार, ठीक है। अब 17 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 19। 19 का भाग देना है इसमें, 19 दूना 38, 13 में से 8 गए 5 और 7, 19 तिया 57, ठीक है। 19 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 23 बार। और 23 का भाग इसमें दिया तो कितनी बार गया? 1 बार। तो 7429 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे आपके 17 इंटू 19 इंटू 23। इसके बाद में दूसरा सवाल है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। ये दूसरा सवाल है। और दूसरे का पहला सवाल दिया हुआ है आपको 26 और 91। इसका आपको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, और फिर दोनों का इस फॉर्मूले के अनुसार, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसके अंदर मान रखना है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको बराबर कर देना। अब देखो, एचसीएफ निकालने की दो विधि है, पहले भाग विधि भी बताई थी और गुणनखंड विधि है, दोनों विधि कर सकते हैं। मैं आपको भाग विधि से बता रहा हूं। भाग विधि से एचसीएफ निकालने के लिए
छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देना है। तो देखो 26 का भाग देंगे 91 में, 26 का भाग 91 में देंगे, 6 × 18 असल 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, 3 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 78। घटाएंगे 11 में से 8 गए 3 और इधर बचेगा आपका 8 13। ठीक है, 13 का भाग 26 में देना है, 13 दूना 26, 0, शेष पर 0 आ गया, ये आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ। और अगर भाग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 13, और एलसीएम निकालना है, भाग विधि से एलसीएम निकालना है 26 और 91। ठीक है, 2 का भाग देंगे इसमें 13 बार और इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा तो 91। ठीक है, 7 का भाग दे दो 13 बार और 13 7 91 और 13 का भाग दिया तो 1 1। ये हो जाएगा आपका एलसीएम, यानी 2 × 7 × 13। ठीक है, 13 × 14, 14 42 असल के 4, 14 और 4 18, 7 दूनी 14, 13, 182। ठीक है, अब फॉर्मूले में मान रखना है। A × B बराबर HCF × LCM। तो ये हो जाएगा आपका 26 × 91 और HCF हो जाएगा आपका 13 और ये हो जाएगा आपका 182। ठीक है, अब 26 और 91 को गुणा करना है तो 26 और 9 छक्के 54 असल के 5, 9 दूनी 18 और 5 23, 6 6 3 2। इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 23 66 और 182 को 13 से गुणा करेंगे, 182 को 13 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 8 × 24, 2 3 और 2 5, 2 8 1, 6 6 8 और 5 13 और 1 और 1 2। तो ये हो गया आपका 23 66। ठीक है, तो यहां पर लिखोगे LHS बराबर RHS। ये आपका पहला सवाल पूरा हुआ।